मुझे नहीं लगता है कि आप परमाणु बम का नाम नहीं सुने होंगे, जरूर सुने होंगे। परमाणु बम इस धरती का महाविनाशकारी हथियार बन गया है। परमाणु बम चाहे तो इस धरती को चंद सेकंडों में नष्ट कर सकता है। आपको पता होगा कि अभी तक लगभग 14,000 न्यूक्लियर बम का निर्माण हो चुका है और इस पृथ्वी को पूर्ण रूप से नष्ट करने के लिए 1,000 परमाणु बम ही काफी है। तो इसका मतलब यह हुआ कि पृथ्वी जैसा जैसा 13 पृथ्वी और रहेगा उसको भी नष्ट कर सकता है, उतना सारा अभी न्यूक्लियर बम का निर्माण हो चुका है। लेकिन आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि परमाणु बम बनता कैसे है, लेकिन उसके पहले इसके डेंजरस, इसके इफेक्ट के विषय में थोड़ा सा जान लेते हैं। इसके इफेक्ट को समझने के लिए हम एक एग्जांपल आपको देते हैं, जापान। आपको पता होगा कि जापान के दो शहरों में एक हिरोशिमा में और दूसरा नागासाकी में परमाणु बम गिराए गए थे अमेरिका के द्वारा। जिस समय द्वितीय विश्व युद्ध हो रहा था, द्वितीय विश्व युद्ध यानी कि 1939 से 45, तो 45 में एक 6 अगस्त हिरोशिमा में परमाणु बम गिरा दिया गया अमेरिका के द्वारा और 3 दिन के बाद 9 अगस्त 1945 को भी एक नागासाकी शहर में गिरा दिया गया। इससे बहुत सारे लोग मर गए। आपको पता होगा कि परमाणु बम जब गिरता है तो लोग धुआं बन जाते हैं, जीव जंतु जितने भी हैं धुआं बनकर के उड़ जाते हैं, हड्डी पसली तक भी नहीं बचता है, कुछ नामो निशान तक नहीं बचता है। इतना ध्वनि, इतना एनर्जी, इतना आग उत्पन्न होता है कि कहना नहीं है। खिड़की वगैरह, दरवाजा वगैरह सब नष्ट हो जाते हैं। पत्थर जो बड़ी बड़ी इमारतें हैं अच्छी से बनी हुई है वो इमारतें बच जाती है, लेकिन आदमी तो कभी बचने वाला नहीं है। लगभग 15-16 किलोमीटर तक इसका रेंज रहता है और उस रेंज तक जो भी आएगा खत्म हो जाएगा। हालांकि परमाणु हथियार अनेक प्रकार के होते हैं, किसी का 20-25 किलोमीटर तक रेंज हो सकता है, कोई हथियार का 5-6 किलोमीटर तक रेंज हो सकता है कि नहीं। तो जापान का एग्जाम्पल बहुत ही डेंजरस है, हम यहाँ से सीख सकते हैं और हर देश इससे सीखा है, क्योंकि परमाणु बम गिराना जितना आसान है उससे निपटना उतना आसान नहीं है। यहाँ पर जापान में 64 केजी का परमाणु बम गिराया गया था और उसमें से 1% से ही एनर्जी निकला था, तो भी उतना नुकसान हुआ था। 1%, 64 केजी का परमाणु बम गिराया गया था, लेकिन उससे 1% का ही एनर्जी निकल पाया था। अब सोचिए अगर 64 केजी से अगर एनर्जी निकलता तब क्या होता, अभी दुनिया भी उससे विकट स्थिति में होता। तो आप सोच सकते हैं। तो इससे हर देश को सीखना चाहिए और सीख भी लिया है, क्योंकि जब आप देखते होंगे कि 2 देशों के बीच में वाक युद्ध होता है तो उस समय परमाणु अटैक करने की बात आती है, लेकिन परमाणु अटैक उतना करना आम बात नहीं है, क्योंकि परमाणु अटैक अगर प्रारंभ हो गया तो भी भारत के पास 150 परमाणु बम है। सपोज कीजिए अब 150 परमाणु बम है, अगर 10, 15, 20 परमाणु बम ही किसी देश पर अगर गिरा दिया जाए तब सोचिए क्या होगा। इतना बड़ा प्रभाव पड़ता है और पूरा विश्व में भी इसका प्रभाव पड़ सकता है। ऐसा नहीं कि जो देश पर गिराया गया है वहीं पर उसका प्रभाव पड़ेगा, दूसरे आसपास के पड़ोसी देशों पर भी पड़ सकता है, क्योंकि उससे गामा किरणें निकलती है, गामा किरणें, बीटा किरणें निकलती है जो बहुत ही खतरनाक होती है। हमारे जीन को, हमारे क्रोमोसोम कोशिका को भी मार देती है, चेंजिंग ला देती है। इसीलिए जापान में आपको सुनने में आया होगा कि वहां पर अपंग बच्चे पैदा होते हैं। वजह है क्योंकि वहाँ जो गामा किरणें निकल रही है परमाणु अटैक के बाद में बहुत वर्षों तक गामा किरणें निकलती रहती है, बहुत सारी किरणें निकलती रहती है। तो गामा किरणें जो है बेसिकली वो क्या करती है, शरीर का जो कोशिका है उसका केंद्रक में क्या होता है, डीएनए होता है, क्रोमोसोम होता है, उसको इफेक्ट कर देती है। वहाँ पर कुछ म्यूटेशन हो जाता है, चेंजिंग आ जाता है, जिसके चलते अपंग बच्चे पैदा होते हैं कि नहीं, क्योंकि जीन परिवर्तन होने से कुछ भी हो सकता है। आपको पता होगा कि जिस समय 6 अगस्त और 9 अगस्त को गिराया गया था परमाणु बम, इतने लोग मारे गए थे, पूरा बेघर हो गए थे, पता ही नहीं चल रहा था कि किसका कहां पर घर था, कुछ पता नहीं चल रहा था। उसी समय संयुक्त राष्ट्र का निर्माण हुआ था। संयुक्त राष्ट्र का आपको पता होगा कि संयुक्त राष्ट्र का निर्माण हुआ था, संयुक्त राष्ट्र संघ का 24 अक्टूबर 1945 को यह बना था। और इसका मेन काम है, संयुक्त राष्ट्र का मेन काम है कि अगर वैश्विक स्तर पर कोई युद्ध होता है तो उसको रोकना, वैश्विक स्तर पर कोई युद्ध होता है तो उसको रोकना, और साथ में मानव के जो अधिकार हैं, कुछ मानव के अधिकार होते हैं, मौलिक अधिकार होते हैं, उन पर हावी होना, इसका काम है संयुक्त राष्ट्र का। चलिए खैर ये सब बातें हैं, ये तो आपको पता है कि परमाणु बम बहुत ही डेंजरस होता है। एक शहर को उड़ाने के लिए 1 केजी यूरेनियम ही काफ़ी है कि नहीं, बहुत डेंजर परमाणु बम होता है। चलिए अब जानते हैं हम कि परमाणु बम बनता कैसे है।
देखिए परमाणु बम अभी जो बन रहा है बेसिकली वो यूरेनियम से बन रहा है। किससे? यूरेनियम से। हालांकि और भी बहुत सारे तत्व हैं, प्लूटोनियम है, हाइड्रोजन से भी बन रहा है बम, जिसको हाइड्रोजन बम कहते हैं, वो भी थोड़ा सा हम बता देंगे। लेकिन यूरेनियम से अभी परमाणु बम ज़्यादा मात्रा में बन रहे हैं। और यूरेनियम जो है हर देश में समान रूप से नहीं बिखरा हुआ है। ऑस्ट्रेलिया में बहुत ज़्यादा पाया जाता है। ऑस्ट्रेलिया में यूरेनियम का जो मात्रा है बहुत ही ज़्यादा है, लेकिन कोई ज़रूरी नहीं है कि भाई ऑस्ट्रेलिया के पास में यूरेनियम ज़्यादा है तो वहाँ पर परमाणु बम ज़्यादा होगा, ऐसा नहीं। सबसे ज़्यादा परमाणु बम कहाँ है? रूस में है। सेकंड स्थान पर क्या है? अमेरिका है। चलिए अब यहाँ पर हम बात करते हैं। देखिए यूरेनियम है, यूरेनियम का एक सैंपल है। यूरेनियम का एक सैंपल है। यूरेनियम एक प्रकार का एलिमेंट है, तत्व है। जिस तरह से एल्यूमिनियम रहता है, लोहा रहता है, चांदी रहता है, सोना रहता है, उसी तरह से एक यूरेनियम है। यह व्हाइट कलर का होता है, सिल्वरी व्हाइट, थोड़ा सा चमकीला कलर का रहता है, सिल्वर के जैसा व्हाइट कलर का होता है। क्या चीज़? यूरेनियम। और इसी यूरेनियम का प्रयोग किया जाता है क्या चीज़ करने में? परमाणु बम बनाने में। बेसिकली और भी तत्वों का किया जाता है, प्लूटोनियम का किया जाता है, हाइड्रोजन का किया जाता है, आदि आदि। लेकिन आपके मन में सवाल उठता होगा कि यूरेनियम का ही परमाणु बम बनाने में बेसिकली क्यों प्रयोग किया जाता है? सोना, चांदी, लोहा, एल्यूमिनियम ये सब का प्रयोग क्यों नहीं किया जाता है? इसका वजह है। देखिए यूरेनियम जो है, यूरेनियम एक ऐसा एलिमेंट है जिनके परमाणुओं के पास एनर्जी ज़्यादा होता है। एनर्जी ज़्यादा होता है, वो अनस्टेबल फॉर्म में होते हैं, अनस्टेबल फॉर्म में। और आपको पता होगा जो जितना ज़्यादा अनस्टेबल होगा उतना वो ज़्यादा कार्य कर सकता है। जैसे सपोज कीजिए आपको भी 5 लाख रुपये दे दिए, आपको 5 लाख रुपया दे दिए। अब कोई व्यक्ति बोलेगा अरे ये मोबाइल निकला है नया, बहुत अच्छा मोबाइल है, खरीदो नहीं, तुरंत खरीद लीजिएगा, है कि नहीं? ये चीज़ निकलेगा, खरीद लीजिएगा, क्योंकि आपके पास एनर्जी ज़्यादा हो गया है। पैसा आने से एनर्जी बढ़ गया, आप कुछ भी कर दे रहे हैं। तो उसी तरह से यूरेनियम के जो एटम है, एटम का मतलब स्मॉलेस्ट पार्टिकल, इस एलिमेंट के स्मॉलेस्ट पार्टिकल, सबसे छोटा पार्टिकल को क्या बोलते हैं? एटम बोलते हैं। तो वो एटम के पास एनर्जी ज़्यादा होता है, अनस्टेबल फॉर्म में होता है। तो कोई भी चीज़, एक चीज़ हमेशा आप नोट कर लीजिए, जो भी चीज़ अनस्टेबल फॉर्म में है हमेशा स्टेबल फॉर्म में आने के लिए खोजता है, हमेशा स्टेबल फॉर्म में आने के लिए खोजता है। तो यहाँ पर यूरेनियम है, समझिए 1 kg का है। कितना का है? 1 kg का यूरेनियम का एक सैंपल है। अब यहाँ से एक एटम निकालेंगे, एक एटम जिसको हम देख भी नहीं सकते हैं। एटम इतना छोटा पार्टिकल होता है, इतना छोटा, सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल एटम ही होता है। उसको यहाँ से निकालें। देखिए ये है यूरेनियम का एटम। और यूरेनियम का एटम जो है, इसका जो परमाणु संख्या है वो है 92 और द्रव्यमान संख्या है 235। यूरेनियम का और भी आइसोटोप होता है जिसका परमाणु संख्या सेम रहेगा और द्रव्यमान केवल बदलेगा। 238 वाला भी होता है कि नहीं? यूरेनियम 238 है, वो पाया जाता है लगभग 99.3%। और यूरेनियम जो 235 है ये पाया जाता है 0.7%। और इसी का उपयोग बेसिकली परमाणु बम बनाने में प्रयोग किया जाता है। 0.7% जो मौजूद है उसको हम आसानी से, उससे हम परमाणु बम बना सकते हैं। यार ये जो 99.3% जो 238 यूरेनियम 238 जो है, इसका प्रयोग हम आसानी से नहीं कर सकते हैं। इसमें थोड़ा ज़्यादा एनर्जी लगेगा, ज़्यादा इसमें मेथड्स को प्रयोग करेंगे तब इससे परमाणु बम बन सकता है। लेकिन इससे बहुत ही आसानी से बन जाता है। किससे? यूरेनियम 235 से। देखिए यहाँ से एक एटम उठा करके यहाँ लाएं। अब ये एटम है, एटम का नाभिक है, ये नाभिक न्यूक्लियस है, पूरा एटम नहीं है। एटम में क्या होता है? बाहरी कक्षा में और भी पार्टिकल्स चक्कर लगाते रहते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रॉन। ये है न्यूक्लियस और इसके बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन्स चक्कर लगाते हैं। तो यहाँ इलेक्ट्रॉन्स की बात नहीं करेंगे क्योंकि जो भी परमाणु बम बनता है वो न्यूक्लियर रिएक्शन के बेसिस पर बनता है। न्यूक्लियर रिएक्शन, इलेक्ट्रॉन का यहाँ लेना देना नहीं है, हम न्यूक्लियस का बात करेंगे। इसीलिए इलेक्ट्रॉन का हम नहीं अभी यहाँ दर्शाए हैं, नहीं बनाए हैं, केवल हम नाभिक को लिए। नाभिक कोई आइटम है, उसमें बीच में क्या होता है? नाभिक होता है। और उस नाभिक में क्या होता है? प्रोटॉन होता है और न्यूट्रॉन होता है। क्या होता है? प्रोटॉन होता है और प्लस में क्या होता है? न्यूट्रॉन। दो चीज होता है। कहाँ पर? नाभिक में। और नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन्स चक्कर लगाते हैं। ये सब बेसिक चीजें हैं। अगर ये सब नहीं जानिएगा तो आपको समझ में नहीं आएगा कि भाई एक्चुअली परमाणु बम बनता कैसे है। अब देखिए ये नाभिक है, किसका नाभिक है? यूरेनियम का। अब कौन से आइसोटोप का? यूरेनियम 235 का। 235 का। अब देखिए इस नाभिक को तोड़ देंगे तो भारी मात्रा में एनर्जी रिलीज होता है, भारी मात्रा में। तो इसके पास हम तो जान रहे हैं कि भाई ये तो नाभिक
एक्चुअली अनस्टेबल फॉर्म में है, अनस्टेबल फॉर्म में है, लेकिन इसको उकसाने के लिए कुछ देना पड़ेगा तभी नहीं टूटेगा। जैसे आपको 5 लाख रुपए दे दिया गया था, एक दोस्त आया बोला करे ये चीज़ लो, नहीं नया मोबाइल लॉन्च हुआ है, नया गाड़ी लॉन्च हुआ है, लो तुरंत जाके आप लेते हैं। तो उकसाने वाला कोई आदमी आया, यहाँ पर भी नाभिक को भी थोड़ा सा हिट करेगा कोई, तो ये टूटेगा, एनर्जी रिलीज करेगा। तो वो हिट करने वाला है न्यूट्रॉन। क्या है? न्यूट्रॉन। एक बाहर से हम न्यूट्रॉन लाएंगे और उस न्यूट्रॉन से हम हिट करेंगे। किसको हिट करेंगे? यूरेनियम के एटम को। अब यूरेनियम में क्या होता है? नाभिक। अब ये जो न्यूट्रॉन है वो नाभिक पर अटैक करेगा। जैसे ही नाभिक पर अटैक करेगा तो एक न्यूट्रॉन और बढ़ जाएगा, एक न्यूट्रॉन और बढ़ जाएगा। जिस समय यह यूरेनियम एकदम अच्छा अपना अनस्टेबल फॉर्म में था, उस समय इसमें कितना प्रोटॉन थे? 92 प्रोटॉन था और प्लस में 143 न्यूट्रॉन था। तभी ना एटॉमिक मास हो रहा है 235, है कि नहीं? क्योंकि नाभिक में होता है प्रोटॉन और होता है न्यूट्रॉन। तो यहाँ पर प्रोटॉन कितना था? 92 प्रोटॉन्स था। नाभिक में 92 प्रोटॉन्स था और 143 न्यूट्रॉन्स था। अब एक न्यूट्रॉन हम क्या किए? अंदर और भेज दिए, तो यहाँ पर 133 जो था वहाँ क्या हो जाएगा? 144, यानी एक न्यूट्रॉन नाभिक में और बढ़ गया। पहले था 92 प्रोटॉन और 143 न्यूट्रॉन, एक न्यूट्रॉन को हम और इंजेक्ट कर दिए, एनर्जी वाला न्यूट्रॉन। ये जो न्यूट्रॉन हो है थोड़ा सा उसमें एनर्जी रहेगा, अब इसमें हिट करेगा। अब इस नाभिक में खलबली मच जाएगा। अब खलबली मचने से ये जो नाभिक है वो 2 भागों में टूट जाएगा। देखिए ये नाभिक क्या हुआ? 2 भागों में टूट गया। अब यही टूटने वक्त भारी मात्रा में एनर्जी रिलीज होता है। देखिए ये एनर्जी है, एनर्जी आग के रूप में रिलीज हो सकता है, ध्वनि के रूप में रिलीज हो सकता है, आदि आदि, है कि नहीं? तो यहाँ पर समझिए आग के रूप में एनर्जी रिलीज हुआ, ध्वनि के रूप में एनर्जी रिलीज हुआ। एक एटम को टूटने से, यूरेनियम का एक एटम टूटने से लगभग 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी रिलीज होता है। इतना एनर्जी रिलीज होता है जो अन्य एटमों के कंपैरिजन में बहुत ही ज़्यादा है। इसके नाभिक के टूटने से 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी उत्पन्न होता है। अब क्या होगा? जब यह टूट जाएगा, यह प्रक्रिया हो जाएगा, तब 3 न्यूट्रॉन का फॉर्मेशन हो जाएगा। 3 और न्यूट्रॉन का फॉर्मेशन हो जाएगा। जब 3 और न्यूट्रॉन रहेगा, अब ये न्यूट्रॉन क्या करेगा? अब अगला एटम है, अब अगला आइटम में जाएगा और भी यूरेनियम है। ऐसा थोड़ी नहीं कि एक ही आइटम है, यहाँ पर बहुत सारे आइटम है। देखिए यहाँ पर बहुत सारे आइटम है। अब एक आइटम में ऐसा कंडीशन हुआ कि उसका नाभिक टूट गया। अब नाभिक टूटने से 3 और न्यूट्रॉन बन गए। अब तीनों न्यूट्रॉन फिर 3 आइटम में क्या करेंगे? इंजेक्ट करेंगे। फिर 3 आइटम टूटेगा, फिर 3 आइटम से 3 न्यूट्रॉन निकलेगा। तो कितना हो गया? 3 या 9 न्यूट्रॉन निकलेगा। फिर 9 न्यूट्रॉन, फिर 9 आइटम को जाकर के इंजेक्ट करेंगे। फिर वहाँ से 27 न्यूट्रॉन निकलेगा। इस तरह करके एकदम बढ़ते जाता है। और क्या लग रहा है आपको? ये धीरे धीरे होता है? नहीं, एकदम धड़ धड़ इतना स्पीड में होगा, एकदम मिली सेकेंड में, 1 सेकेंड भी नहीं लगता है। और यह जो यूरेनियम है पूरा धड़ सब आइटम से एनर्जी रिलीज हो जाता है, और वो भी भारी मात्रा में। ठीक है, तो आपको प्रोसेस समझ में आ रहा होगा कि भाई यूरेनियम का एक न्यूक्लियस है, उसमें एक न्यूट्रॉन से हम इंजेक्ट कराएंगे तो यह न्यूक्लियस टूट जाएगा। अब ये जो 2 न्यूक्लियस बना है, ये भी 2 नया आइटम का फॉर्मेशन कर सकता है। जैसे यहाँ पर बेरियम बना दिया, क्रिप्टन बना दिया, कभी सीजियम बना देता है। बहुत अलग अलग तरह के एटम का फॉर्मेशन हो जाता है, लेकिन बेसिकली बेरियम का और क्रिप्टन का फॉर्मेशन होता है। अब 2 नाभिक में टूट गया, लेकिन ये जब नाभिक टूटता है तो 3 और न्यूट्रॉन बन जाता है। अब 3 और जो न्यूट्रॉन है, फिर 3 आइटम को क्या करेंगे? इंजेक्ट करेंगे। फिर वहां से एनर्जी रिलीज होगा। फिर 3 या 9 न्यूट्रॉन बन जाएगा। फिर अगला आइटम को इंजेक्ट करेगा, फिर वहां पर एनर्जी रिलीज होगा। इस तरह करके चेन बन जाता है। क्या बन जाता है? चेन बन जाता है। अब उस चेन की वजह से पूरा जो सैंपल में जितना भी आइटम रखा हुआ है, सब आइटम धड़ होकर के एनर्जी उससे निकल जाता है। अब जो बम बना हुआ है, बम जो बनता है, समझिए ऐसे सिलेंडर में रखा हुआ है, ऐसे सिलेंडर में रखा हुआ है। यहाँ पर ये जो यूरेनियम का जो सैंपल है यहाँ पर रखा गया है, सपोज कीजिए। ठीक है, अब यहाँ पर क्या हुआ? इस सैंपल में जितने भी आइटम है सबसे धड़ सब एनर्जी निकल गया। अब ये जो ऊपर में जो टेम्पर लगा होता है, ये बहुत ही मजबूत होता है, बहुत ही मजबूत। जब एनर्जी यहाँ पर पूरा बहुत ज़्यादा हो जाता है, लगभग करोड़ों में, 10 करोड़ डिग्री सेल्सियस, 10 करोड़ डिग्री सेल्सियस बढ़ जाता है एनर्जी अंदर का, तब क्या हो जाता है? ये
फट जाता है, ब्लास्ट हो जाता है, जिससे बहुत ही ज़्यादा मात्रा में ध्वनि उत्पन्न होता है और उस ध्वनि से कितने लोग बहरे हो जाते हैं, कान का पर्दा फट जाता है और 2-3-4 किलोमीटर के अंदर जितने भी लोग होंगे सब धुआं बन के उड़ जाते हैं। सही बात है, एकदम धुआं बन जाता है। 10 करोड़ डिग्री सेल्सियस आपको लग रहा है? हम लोग का शरीर का जो तापमान है 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट है। 1-2 डिग्री बढ़ जाता है तो हम लोग को इतना बुखार लगने लगता है कि तुरंत पैरासीटामोल ले लेते हैं कि नहीं। तो यहाँ पर करोड़ डिग्री सेल्सियस का बात हो रहा है, डिग्री सेल्सियस, और भी 10 करोड़ डिग्री सेल्सियस, 15 करोड़ डिग्री सेल्सियस। उस तापमान में क्या होगा? हड्डी भी नहीं बचेगा, सब धुआं बन जाएगा, है कि नहीं। 100 डिग्री सेल्सियस में पानी उबलने लगता है, 100 डिग्री सेल्सियस में हाथ रखते हैं जल जाता है हाथ। अब यहाँ तो 10 करोड़ डिग्री सेल्सियस है, 15 करोड़ डिग्री सेल्सियस है। वैसी स्थिति में क्या होगा? कुछ पता नहीं चलेगा, आदमी तुरंत धुआं बन के उड़ जाएगा, जितने भी जीव हैं सब धुआं बन के उड़ जाएंगे, कुछ भी नहीं बचेगा। तो ये था एग्जाम्पल हम दिए कि कैसे परमाणु बम बनता है, ठीक है। अब जरूरी नहीं है कि यूरेनियम से ही बनेगा, और भी बहुत सारे पदार्थ हैं, हम आपको तो बता ही चुके हैं। अब 1 केजी जो यूरेनियम है इसको कम नहीं समझना है। 1 केजी यूरेनियम चाहे तो एक शहर को आराम से ब्लास्ट कर सकता है, इतना पावर होता है उसमें, उतना एनर्जी होता है। अगर अभी तक भी आपको डाउट लग रहा है कि भाई परमाणु बम बनता कैसे है, तो वीडियो को पीछे कीजिए, ठीक है, और फिर से देखिए, जरूर समझ में आ जाएगा कि कैसे बनता है। लेकिन देखिए यहाँ तो हम शॉर्ट में आपको समझा दिए, लेकिन इसको थोड़ा सा आपको डीपली पढ़ना पड़ेगा, ठीक है, और डीपली समझना पड़ेगा। अगर ज़्यादा डीपली बताएंगे तो वीडियो बहुत ही लंबा हो जाएगा, 1-1.5 घंटा का हो जाएगा। बहुत सारे थ्योरी पर बेसिस रहता है, बहुत सारी चीज़ें इसमें पढ़नी होती है, तब आपको समझ में आएगा। हाँ, एक चीज़ और बताते हैं, केवल एनर्जी ही इससे नहीं निकलता है, गामा किरणें निकलती है, बीटा किरणें निकलती है, जो बहुत ही खतरनाक होता है। जैसे आप लाइट का जो रोशनी देख रहे हैं उससे भी किरण निकल रहा है, लेकिन वो किरण क्या है, हमारे शरीर पर पड़ेगा या कोई भी सरफेस पर पड़ेगा तो वापस लौट जाता है कि नहीं। लेकिन गामा किरण, बीटा किरण, ये सब जल्दी लौटते नहीं है, छेद करते हुए पार हो जाते हैं। वैसी स्थिति में हमारे शरीर से भी पार हो जाएगा छेद करती हुई। अगर बीच में अगर कोशिका पड़ गया, कोशिका तो पढ़ना ही है भाई, है कि नहीं। अब कोशिका में अगर केंद्रक आ गया तो केंद्रक को भी क्या कर देगा? बर्बाद कर देगा, थोड़ा मोड़ा म्यूटेशन कर देगा। तो वैसी स्थिति में जो अगला जनरेशन में जो बच्चा पैदा होता है वो अपंग पैदा होता है, इसी की वजह से, गामा किरणें के प्रभाव की वजह से, है कि नहीं। तो मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आया तो आपको तो बता ही चुके हैं कि वीडियो को फिर से देखिए। अच्छा, आपको क्या लगता है परमाणु बम का जो खोज हुआ है, क्या यह सही है कि अभिशाप है? अगर अभिशाप है तो कमेंट करके जरूर बताएं, और सही आपको लगता है तो भी कमेंट करें। हाँ, एक तरीके से सही जरूर है, क्योंकि परमाणु से, ये इस यूरेनियम से हम लोग इलेक्ट्रिसिटी भी प्रोड्यूस करते हैं, आपको तो पता होगा। लेकिन कंट्रोल होना चाहिए। जो वहाँ पर क्या था, अनकंट्रोल था, धड़ 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 सब आइटम से एनर्जी निकल रहा था, वैसे इलेक्ट्रिसिटी उत्पन्न नहीं होता है। एक न्यूक्लियस से एनर्जी निकला, फिर दूसरा न्यूक्लियस से निकलेगा, फिर तीसरा न्यूक्लियस से निकलेगा, इस तरह करके एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक, इस तरह से वहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी जहाँ पर उत्पन्न होता है उस तरह से प्रक्रिया वहाँ चलता है। लेकिन एटम बम में क्या होता है, एक न्यूक्लियस ब्लास्ट हुआ, एक न्यूक्लियस टूटा, तो क्या होगा, फिर उससे अगला स्टेप में 3 न्यूक्लियस टूटेगा, फिर उसके अगला स्टेप में 9 न्यूक्लियस टूटेगा, फिर उसके अगला स्टेप में 27 न्यूक्लियस टूटेगा, फिर उसके अगला स्टेप में 81 न्यूक्लियस टूटेगा। इस तरह करके चेन बन जाता है। वहाँ पर कंट्रोल नहीं रहता है, अनकंट्रोल रहता है। लेकिन कंट्रोल करके इलेक्ट्रिसिटी उत्पन्न किया जा सकता है। अभी इंडिया में लगभग 3% इलेक्ट्रिसिटी नाभिकीय विखंडन से प्राप्त किया जा रहा है, नाभिकीय संलयन से या फिर विखंडन से। हाँ, एक चीज़ बता देते हैं, यहाँ पर विखंडन था, ये यहाँ जो आपको हम बताएं, यहाँ पर विखंडन हुआ है, फिजन हुआ है, फिजन यानी एक न्यूक्लियस 2 या 3 भागों में टूट गया है कि नहीं। और एक होता है फ्यूजन, फ्यूजन से भी बम बन सकता है। जैसे कि हाइड्रोजन का 2 परमाणु रहेगा, एक ड्यूटेरियम रहेगा, एक ट्राइटियम रहेगा। अब दोनों परमाणु मिल करके हीलियम का निर्माण कर देते हैं, हीलियम का, तो उसी समय एनर्जी बहुत मात्रा में रिलीज होता है। हाइड्रोजन बम आपको पता होगा कि उत्तर कोरिया ने परीक्षण किया है हाइड्रोजन बम पर, जो उसी के बेसिस पर बना है। ड्यूटेरियम हाइड्रोजन का आइसोटोप है, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम दोनों मिल जाते हैं, दोनों के नाभिक मिल जाते हैं और हीलियम का निर्माण कर देते हैं। तो थर्ड एलिमेंट का निर्माण हुआ, वैसे ही वहाँ पर भारी मात्रा में एनर्जी रिलीज होता है। लेकिन इसमें बहुत ज़्यादा एनर्जी लगाना पड़ता है। फिजन में क्या था, जो हम बताएं आपको, उसमें केवल एक न्यूट्रॉन इंजेक्ट कर दीजिए, काम
शुरू हो जाएगा। लेकिन हाइड्रोजन बम में उतना आसान नहीं है, पहले उसको ज़्यादा टेम्परेचर देना पड़ेगा, ठीक है, ज़्यादा टेम्परेचर लगता है तब वो प्रक्रिया स्टार्ट होता है कि नहीं। तो आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो पसंद पड़ा होगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना है। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।